हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी। ये सेकेंड पार्ट होगा। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या इसका कंपोनेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक समराइज फॉर्म में पूरे तरीके से मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखते हैं। जैसे कि लॉ क्या है, ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं, ये क्या है। तो चलिए, लॉ क्या है। एक लॉ क्या बताता है? एक रूल ऑफ गवर्निंग बिहेवियर। एक रूल है बनाया गया जो किसी भी गवर्नमेंट का रूलिंग बिहेवियर बताता है। ये रिटेन भी हो सकता है, अनरिटेन भी हो सकता है। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा लीगली इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कि BNSS, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इंडिया में अगर बात करें तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका अनरिटेन का एग्जांपल अगर ले तो वो है यूके। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? एक टेम्पररी लॉ है, इशू बाय पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। गवर्नर स्टेट लेवल पे इशू करते हैं, और प्रेसिडेंट इंडिया लेवल पे। जो भी इंडिया में कोई भी ऐसे कानून, ये टेम्प्रोरी इसलिए बोला जाता है जब पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं रहता है और उस समय कोई इम्पोर्टेंट रूल या रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ गया, कोई इम्पोर्टेंट रूल है जो कि अब ज़रूरी है। जैसे कोविड-19 के समय में, लॉकडाउन के समय में एक ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पड़ गया कि कुछ रूल होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट में गवर्नर के द्वारा। इसको बाद में फिर जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, 6 वीक दिया जाता है, 6 वीक्स के अंदर ही इसे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये पास करना होता है, अन्यथा ये नल एंड वॉइड हो जाता है। भारत में अगर बात करें तो हायरार्की ऑफ द लॉ है। ठीक है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद सेंट्रल लॉज, उसके नीचे आता है स्टेट लॉ, फिर ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, एक दूसरे, अगर किसी भी दो में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो अपर हायरार्की वाला सिस्टम होगा वो अपहेल्ड कर जाएगा। बाय लॉ। बाय लॉ क्या है? एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी मतलब जो सब ऑर्डिनेट्स है किसके, सेंट्रल स्टेट के। जैसे यहाँ पे अभी देखे था ना, इसके हायरार्की ऑफ द लॉ है, तो उसी में जो सबसे नीचे हो गया लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपल कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस हो गया, पंचायती इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गया। तो ये जो रूल्स वगैरह बनाते हैं इसको बाय लॉज भी बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सुप्रीम लॉ आउटलाइनिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड द पावर्स, फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम लॉ, सारे लॉ का एक हेड, जो सुप्रीम लॉ है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रक्चर किया जाता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बताता है, पावर किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर पावर, फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम है ये। अगला सवाल है, अगला क्या है? तो रूल, डिटेल इंस्ट्रक्शन इशू बाय द एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज सबऑर्डिनेट टू द लॉ एंड द बाय लॉज। रूल्स मतलब वही सारा चीज, एक इंस्ट्रक्शन जो सारे में लिखा रहता है, किस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट होगा, बाय लॉ किस तरह से उसके सबऑर्डिनेट्स टू द लॉ। एग्जांपल पासपोर्ट एप्लीकेशन रूल वगैरह। रेगुलेशंस। रेगुलेशन क्या है अगर डिफाइन करें तो इसका एग्जांपल क्या है? सेबी रेगुलेशंस फॉर द लिस्टेड कंपनीज, स्पेसिफिक एंड द टेक्निक गाइडलाइंस इशू बाय रेगुलेटरी बॉडीज। कोई एक बॉडी हो गया, जैसे कि सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, तो ये सब अपना अपना जगह पे, आरबीआई हो गया, अपने क्षेत्र में एक रूल रेगुलेशन बना रखा है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उसके अपने क्षेत्र के लिए, तो उसको रेगुलेशन बोलते हैं। रूल ऑफ लॉज एज डिफाइंड बाय द ब्रिटिश जूरिस्ट A.V. डिकी। A.V. डिसी क्या बोलते हैं?
The law governs a nation, ensuring that no individuals or institution, including the government, is above it. Rule of law क्या है? According to him, rule of law एक ऐसा लॉ है जो कि गवर्न करता है नेशन को, हर किसी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल या गवर्नमेंट से एबव रूल ऑफ लॉ होता है, उसी के अनुसार वो सब पे रूल करता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इंडिया में सुपरमेसी ऑफ लॉ चलता है, सबसे ऊपर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें करते हैं हम लोग। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है टू द पीपल्स, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट बी लीगली जस्टिफाइड। लीगल सेंट्रेनिटी, लॉ मस्ट बी क्लियर, पब्लिक एंड स्टेबल होना चाहिए। और इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ है, ये तो ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया में फॉलो किया जाता है। Constitutionalism. Constitutionalism ensure that the government operate within a set of rules, promoting fairness and accountability. ठीक है। उसके बाद फिर प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये डिटरमाइन करता है फॉर्म्स एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। एक फंडामेंटल लॉ होगा, ये लॉ सब पे इम्प्लीमेंट होगा। एंड आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, वो प्राइमरी पर्पस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारा कुछ इसमें डिफाइन किया जाता है। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ in accordance with the limit and direction provided by the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ और रूल रेगुलेशन जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, उसी के अनुसार लेजिस्लेचर जो है रूल्स बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक इसको इथिक्स के फॉर्म में बताया जा सकता है, वैल्यू, ठीक है। किसी एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कहाँ पे? ऐसा जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा हो प्रॉपरली, तो वही बोलेंगे कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वो एथिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर डिक्टेटरशिप वाले कंट्री में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जांपल है यूएस का, उसके बाद इंडिया का। सबसे मतलब ये एक तरीके, रिटन का मतलब क्या हो गया? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि बताता है, आउटलाइन करता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, सिटीजन्स का राइट क्या क्या है, ये पूरी तरीके से अच्छे से लिख करके दे दिया गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जाम्पल है यूके। इसमें क्या है? एक कोई भी सिंगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हाँ यही है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसी में सारा चीज़ फॉलो, इसी के अनुसार फॉलो किया जाए। कई सारा ट्रेडिशन के अनुसार भी चलता रहता है, तो ऐसा भी होता है। टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फ्लेक्सिबल, रिजिड, फेडरल, यूनिटरी, प्रेसिडेंशियल। फ्लेक्सिबल का सबसे बेहतर एग्जांपल है ब्रिटिश, ठीक है। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है कि गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट अगर बन गई, बस आसानी से जो अपना चाहे अनुसार अपने अनुसार रूल रेगुलेशन तैयार कर दिया जाता है, तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। रिजिड की बातें करें तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन इतनी आसानी से पास नहीं हो पाता है, इतना मतलब वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जांपल है यूएस, जर्मनी। डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, वो हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सेंट्रल का अलग है, रीजनल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट, पावर पूरी तरह से डिवाइड है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो लेकिन पावर डिवाइडेड हो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा सकता है। जैसे इंडिया का भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर होगा, तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा यूके का। एग्जाम्पल यूके। उसके बाद प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस।
प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट ही होता है, गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी। एग्जाम्पल यूएसए। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं, जैसे कि यूके में और इंडिया में, ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जाम्पल यूके है और स्वीडन है। इंडिया रिपब्लिकन है, इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, ये हेरार्किकल नहीं है। मोनार्किकल में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जहाँ जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, वैसे यूके में कौन सा है, तो वहाँ पे क्वीन या किंग जो भी है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए उसको मोनार्किकल बोला जाता है, जबकि इंडिया में इलेक्टेड होते हैं। थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन द रिलीजियस लॉ, इसका एग्जांपल ईरान है, सबसे मतलब रिलीजियस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट लॉज, एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है, कहाँ से इसका जो सबसे पहला नींव रखा गया, तो सबसे पहले इसको बताया जा रहा है 1906 में, ये स्वराज के फॉर्म में, स्वराज डिमांड उठता है, डिमांड ऑफ स्वराज। उसके बाद फिर 1934 में एम एन रॉय वही जो मार्क्सिस्ट पार्टी के, इंडिया में जो मार्क्सिस्ट पार्टी है उसका फाउंडर बोले जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले इन्होंने ही रखा था 1934 में। 1935 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस ऑफिशियली इस चीज़ का डिमांड करती है। 1940 में ये अगस्त ऑफर के तौर पे ये डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन ये अभी प्रिंसिपल में ही है, ये अभी धरातल पर कुछ नहीं उतरा है। 1942 में आते हैं तो क्रिप्स प्रपोजल एक्सेप्टेड, जो क्रिप्स प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन पुट फोर्थ द स्कीम फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। अब 1946 में जो आया कैबिनेट मिशन, उसमें काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर रहा था। नवंबर 1946 में असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ये पूरा जो है बेस है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फैक्ट्स है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के, डेट्स वगैरह, तो उसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सा बस दिमाग में एक रिफ्रेश के तौर पे रिफ्रेश कर दिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सिटिंग यहाँ पे होता है, जिसका मुस्लिम लीग जो है ये बाइकआउट करती है। राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, 11 दिसंबर को इनको बना दिया जाता है, और सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होने के नाते इनको टेम्प्रोरी बेसिस पे चेयरमैन बना दिया जाता है, और वाइस चेयरमैन कौन रहते हैं, द H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णा मचूरी। ठीक है, तो ये दो जन जो है वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णा मचूरी, और जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो सच्चिदानंद सिन्हा एज ए ओल्डेस्ट मैन के तौर पे, और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को ये रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव और रेजोल्यूशन ये पास किया जाता है नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट भी कर लिया जाता है इस रेजोल्यूशन को। फिर उसी 22 जुलाई 1947 में अब आते हैं, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ये सभी जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया, ये एस्टेब्लिश हो गया एज द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एस्टेब्लिश कर दिया गया। मई 1949 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये रेक्टिफाई कर देती है कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है उसमें एज ए मेंबरशिप,
और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है और बहुत सारे कानून जो है वो फोर्स में आ जाती है 26 नवंबर को ही। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसमें नेशनल सॉन्ग कौन सा है तो वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जन गण मन, इस दोनों को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अभी हाल ही में नेशनल जो वंदे मातरम है ये अब लीगल कर दिया गया कि हाँ ये इसको अब गाना ही होगा। ठीक है, कुछ स्टेंजा है शुरू का उसको, पहले ये नहीं था, ये सिर्फ नेशनल एंथम के लिए ही था, तो अब ये दोनों के लिए हो गया। राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं और 1926-1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एज ए रिपब्लिक, अब यहाँ से बन जाता है। अभी तक आज़ाद था, अब ये रिपब्लिक भी बन गया। रिपब्लिक आने का मतलब अब इसके पास एक लिखित संविधान आ चुका है भारत। राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने प्रियम्बल में, जो हमारा देश का प्रियम्बल बना उसमें बहुत सारे आर्ट बनाए हैं। ठीक है, ये आर्ट कहाँ से इंस्पायर है तो अजंता एलोरा केव्स, एलोरा केव्स, सांची, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, ये सब चीज़ से मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर होकर के उसमें बहुत सारे आर्ट इन्होंने बनाया है, लाइक लोटस, पीकॉक। फिर आता है मेथेस्टिक सिंबल, कनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंडियाज लॉन्ग कल्चर ट्रेडिशन, मतलब इंडिया का ट्रेडिशनल हेरिटेज वगैरह को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 22 मेजर इलस्ट्रेशंस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अलग अलग पीरियड्स को बताते हैं, मतलब इंडिया की हिस्ट्री को पूरी तरह से डिफाइन किया करता है। ये जो आर्ट वगैरह बनाए जा रहे थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिस्टिक वर्क, इसका जो प्रिंसिपल था, ठीक है, नंदलाल बोस वॉज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड आर्टिस्टिक डायरेक्टर, सारी चीज़ का हेड कौन थे, नंदलाल बोस। और फिर इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो है इन्होंने काम किया है, नंदलाल बोस इसके हेड थे, सारे आर्टिस्टिक डिज़ाइन वगैरह को देखे हैं और बनाया भी बहुत सारा है। फिर ये तो ये देख लिए जो प्रियम्बल में बनाया था राम मनोहर सिन्हा को। दीनानाथ भार्गव, इन्होंने लायन कैपिटल ऑफ अशोका नेशनल एम्बलम के तौर पे उसमें बहुत सारा आर्टिस्टिक वर्क करा है। फिर कृपाल सिंह शेखावत, शांति निकेतन आर्टिस्टिक टीम के मेंबर थे। पेरूमल, ये इलस्ट्रेशन टीम के मेंबर है ये भी। और विनायक शिवम मसोजी, ये भी आर्टिस्टिक टीम के मेंबर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जो रेजोल्यूशन पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था तो इसको एक नज़र में देखते हैं। इंडिया टू बी द सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांसमेंट ऑफ द पीस एंड वेलबींग, प्रोटेक्शन फॉर द अंडर प्रिविलेज इथनिक्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देने की बातें की गई। पीपल विल बी द सोर्स ऑफ पावर, ना कि एलिट क्लास, यहाँ की जो कॉमन पीपल है वो रहेंगे सोर्स ऑफ पावर। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड द आइडियाज, ये दिया गया, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस रेजोल्यूशन का, वही चीज़ है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर हो चुका। इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ टेरिटरीज है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पीपल्स अथॉरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब हो गया गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, एक्शन, माइनॉरिटी का सेफगार्ड वगैरह वगैरह। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो था नवंबर 1946 में। जो टोटल मेंबर की अगर बात करें, स्ट्रेंथ इसका कितना था 389, जिसमें से
296 तो जो ब्रिटिश इंडिया में थे वही सारे थे, और फिर 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक, उस कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC STs वगैरह, वीमेंस, सारे लगभग सारे सेक्शन इसमें कवर था। सीट्स एलोकेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के बेसिस पे voting rights, proportional representation, and using single transferable vote for the provincial representatives, and the representatives from the princely states were nominated by their heads। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो अभी भी है तो उसी के बेसिस पे आया, और जो प्रिंसली स्टेट था वहाँ नॉमिनेट, जो वहाँ के हेड है, जो वहाँ का किंग है, वो उसको प्रिंस जो है वो नॉमिनेट करके भेजा है। मेंबर्स की अगर बात करें तो कुछ पार्शली इलेक्टेड थे, कुछ पार्शली नॉमिनेटेड भी थे। और की फैक्ट्स तो इसमें टोटल सेक्शन 11, समय कितना लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें खर्चे कितने हुए तो 64 लाख रुपया, और सिंबल के तौर पे एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज अ सील, मोहर के तौर पे। जो इसमें एक की पर्सन्स की अगर बात करें तो सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर इसमें थे एंड वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और फिर राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। HBR अय्यकर, SN मुखर्जी, नंदलाल बोस, BN सिन्हा, और ये सब नंदलाल बोस वगैरह बहुत कोई थे। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो टोटल 17 था। ठीक है, पहले 15 था, फिर बाद में 2 और बढ़ा दिए गए। और जो सिग्नेटरीज हैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्नेटरीज बने वो 11 वुमेन्स थी। उसमें कौन कौन है? D दुर्गाबाई, G दुर्गाबाई, अम्बु स्वामीनाथन, अमृता कौर, दक्षयनी, हंस मेहता, रेणुका रे, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुरेशिया, अजीज रसूल, इतना लंबा नाम, कमला चौधरी, एनी मैस्करीन। ये जो 11 विमेन है वो सिग्नेटरीज थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से हैंड रिटन था। ठीक है, और ये हैंड रिटन टाइपिंग वाले जो हाथ से टाइप करने वाला मशीन था उसमें टाइप करा गया था। और इसमें जो मेन जो व्यक्ति थे वो प्रेम बिहारी नारिंदा रजीदा इनका नाम है। ठीक है, पूरी तरह से हाथ से इसको। वेरियस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किनके किनके अंडर रहा, कौन इनके चेयरमैन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, स्टेट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब इनके अंडर आता था। राजेंद्र प्रसाद के अंदर बात करते प्रोसीड्योर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। सरदार पटेल के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह बनाने के लिए ये जो है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी, असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, ये सारा जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी, ये सब जो है वो सरदार पटेल के अंडर आता था। ठीक है, BR अम्बेडकर के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर्स थे, BR अम्बेडकर उसमें चेयरमैन थे। और आगे आते हैं माइनर कमिटीज राजेंद्र प्रसाद के अंदर, जैसे फाइनेंस स्टाफ कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो देख लीजिए। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इन अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इम्प्लीमेंट कब करा गया तो 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण क्या था? 1930 में जाना पड़ेगा इसके लिए। टोटल सिग्नेटरी की अगर बात करें तो एक्चुअली उसमें प्रेजेंट है 284 पीपल्स मेंबर्स जो कि उनमें साइन किए थे। और इसमें टोटल आर्टिकल जब बना था उसमें 395 था और 8 शेड्यूल है। आज अगर बात करें तो 12 शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, और प्रियम्बल
सबसे लास्ट में बनाया गया था, ना कि प्रियम्बल पहले बना करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके बाद फिर उसके बेसिस पे प्रियम्बल लिखा गया था। ज़्यादातर पार्ट जो है, मेजर पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट था वो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और रेस्ट जो पूरा तरीके से जो पूरा है वो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वही बोले 1930 में जाना पड़ेगा। 1930 में 26 जनवरी को स्वराज डे मनाया गया था, ठीक है, लाहौर सेशन के दौरान, लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इसीलिए उस दिन ही चूज किया गया एज अ रिपब्लिक डे। ठीक, आगे आते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो भारत का संविधान बना है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से कंट्री से क्या क्या उठाया गया है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उससे क्या है, फेडरल स्कीम्स, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल वगैरह ज़्यादातर चीज़ें 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिया गया है। ब्रिटिश से अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरलिज्म, प्रेरोगेटिव राइट्स, ये सब लिया गया। यूएस से भी लिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है। कैनेडियन से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है वो वहाँ से लिया गया है। जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन जो किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जर्मनी से लिया गया है। यूएसएसआर से अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है, ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस। फ्रेंच से अगर बात करें तो रिपब्लिक आइडिया जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं प्रियम्बल में, वो फ्रांस से ही लिया गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से अगर बात करें तो इलेक्शन प्रोसीड्योर ऑफ जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। जापान से बात करें तो प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये सब मेजर चीज़ें जो है ये सारे कंट्री से लिया गया है। तो यहीं तक था आज का सेशन। आगे फिर इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा, फोर्थ पार्ट भी आएगा। तो यहीं तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, थैंक यू।